नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मधुरपट्टी गांव में नाव हादसे के बाद बागमती नदी में जल्द होगा पुल का निर्माण। डिप्टी सीएम ने स्थानीय विधायक को दिलाया है भरोसा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया जश्न। और फिर हुई मानवता शर्मसार। चोरी के आरोप में पोल से बांधकर एक युवक की होती रही पिटाई। मुख्य दर्शक बने रहे लोग। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। मामले में एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि परिजनों से बयान लिया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी के निवासी सुरेश बैठा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा है कि कुछ लोगों ने कुछ खिला पिला दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई। शिवा मेडिकल हॉल के पास हमसे स्टेज खोलने आए। मेडिकल के पास? हाँ। खोल लिए स्टेज। घर जा रहे थे तो मुसहरी टोला रुके वहाँ पर। कहाँ पे मुसहरी टोला? चंदन बखरी। चंदन बखरी रुके और वो उतर गए। उनको 50 रुपया हम दिए, बोले कि पैसा लाओ। तो 50 रुपया उनको दिए हम। 50 रुपये दे दिए उनको, बोल दिए हम कि अब हम जा रहे हैं घर, आपको टाइम लगेगा, आप यहाँ पे रुकिएगा, तो हम जा रहे हैं घर। तो हम चल गए घर। और उसके बाद हमको कुछ नहीं पता है। क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है? किसका? है सुरेश बैठा। आप कौन है? रोशन कुमार। घर कहाँ है? महादीपुर पड़ोसी है। पड़ोसी है। सर, एक अय्यापुर में संदिग्ध मौत की बात आई है सर, उस मामले में क्या है? कल एक कंप्लेन आया था कि चंदन बकरी करके जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति का शायद जहर दे करके मार दिया गया, ऐसा कंप्लेन आया था। अज्ञात के खिलाफ में आवेदन आया है, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और SC/ST एक्ट के अंदर कांड को दर्ज करके और अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक बीते दिनों मंदिर के दान पेटी से 1000 रुपये चुराया था और आज एक मोटर मशीन खोलकर भाग रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस युवक के साथ 2 और व्यक्ति था जो भागने में सफल हो गए। युवक स्थानीय है। लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाना की पुलिस को दे दी। मंदिर के दान पेटी में से 1000 रुपया चुराया, प्लस मोटर चुरा रहा था। अभी इसी दौरान पब्लिक लोग पकड़ के रखे हुआ है इसको। कहाँ से पकड़े? ऑफिस है, ऑफिस में से पकड़ा गया हुआ है। ऑफिस से पीछे है। किसका ऑफिस है? ऑफिस सर देखिए हम लोग है ना, वो खोल रहा था पीछे से, तो हम लोग जाके देखे हैं। इसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये 3 लड़का था, ये चोरी करके बोरा में कस के ले जा रहा था, तो हम लोग पकड़ के लेके आए। ये बगल का लड़का है। प्लस स्टेडियम में से रात में मंदिर है, उसने कभी गेट चुरा के मंदिर में से 1000 रुपया चुराया है। रात को समझाए हम लोग। अभी दान पेटी में हम लोग पैसा चेक किए तो 1000 रुपया नहीं था उसमें। 1000 रुपया उसमें रखा गया हुआ है, पेंट करने के लिए रखा गया हुआ था, वो चुरा लिया अभी। और उसको चुरा करके स्माइक पिया है। जैसे स्माइक के नहीं टाइम पीते रहता है, खून बेचता है और स्माइक पीता है। खून बेचता है, स्माइक पीता है।
खून बेच के चाय पीता है सर। लोग पकड़ा गया। अभी एक लोग का पकड़ा गया, 2 लोग का नाम दिया है कि खोलते हुए पकड़े हम लोग। आपको क्या कुछ सूचना मिला? अरे हमारा कुछ नहीं, सब कुछ वही लोग हमको। वो लोग आपको क्या सूचना? हमको यही मिला कि यार चोरी हुआ है सामान, तो वही हम आए थे देखने की क्या हुआ, तो वही देखे तो ये सामान है वो चोर को पकड़े में। हाँ, क्या लोग बताया ना? वो अभी कुछ बताया नहीं, उससे हम पूछे नहीं, हम 112 में कॉल कर दिए, वो आ रहे हैं, वही बताएंगे। बुधवार की सुबह मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बिरहिमा बाजार में छात्र के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें मटैया गांव के छात्र घायल हो गया। घायल छात्र के परिजन क्लासरूम में पढ़ रहे आदर्श कुमार को शिक्षकों के सामने ही पीटकर घायल कर दिया। विद्यालय में उपस्थित शिक्षक बीच बचाव के लिए दौड़े, इसके बाद मारपीट कर रहे लोग भागे। इधर आदर्श के घायल होने की सूचना पाकर उसके समर्थन में आए लोगों ने शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। शिक्षक भी डरे समय है, पूरे स्कूल में डर का माहौल कायम हो गया है। क्लास में साइंस यानी क्या उसका पढ़ाई कर रहे थे, 2-3 बच्चा है और बेल्ट और फाइटर निकाला है और मारने लगा है। और जो सर थे वो सब, एक सर कोई पकड़े भी हैं और उसको कहे भागो भागो भगा दिए हैं, उसको रोके भी नहीं है। यही हुआ है सर। फिर सर को कौन लोग मारा? हम नहीं जानते हैं। सब तो बता रहे हैं कि आप ही गांव से जाकर बुला कर लाए हैं। आसपास के हम नहीं जानते हैं सर कौन मारा है। लेकिन इनको दबा के मार रहा था, उसमें आप देख रहे थे? सर हम दर्द करा थे, सब पकड़े हुए थे। आप नहीं देखा है कौन नहीं। मारा है? आप घर गए हुए थे? नहीं गए हुए थे। निरीक्षण में आया था और निरीक्षण करने के लिए लोगों से फॉर्म भरवा रहे थे। फॉर्म भरवाने के बाद में हेडमास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, हम निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। आने के बाद वह बच्चा था जो उधर से मार पीट करके बाहर निकला। उसके बाद चौक पड़ गया। चौक पड़ जाने के बाद वो कुछ ग्रामीण लोगों को बुलाया जिसको मैं पहचानता नहीं, और जब हमको भी पीटे, हमारे टीचर लोगों को भी मारे हैं, और उसके बाद यही समस्या हो गई। शिक्षक लोगों को भी पीटा गया? शिक्षक लोग पीटा गया, हमको भी मारो बने पड़ा हुआ यहाँ कहते हैं। मैं यही ठहरा था, इसी पर ठहरा था, मैंने 3-4 बाल्टी यहाँ गिर दिया, इसी जगह ठहरा था। अरे साला कहाँ तो भागी रहा है, तो साला तुमको भागने देंगे तरह से? ये बताइए, सुबह देने वाली बात, हम क्या आपको कह सकते हैं? गांव घर का इसका झगड़ा है, स्कूल में आकर के वो अपना लड़ाई करता है। पता चला कि जो लड़का को आकर के जो मारा है, वो लड़का को पहले ये लोग मार करके बेहोश कर दिया था। अभी कुछ लड़का से पता चला है। उसके बाद वो लोग 2-4 आदमी से आया, क्लास चल रहा था, हम लोग उधर क्लास ले रहे थे, इसको मार करके चला गया। सर उसको पकड़ने के लिए दौड़े भी हैं, लेकिन वो दौड़ करके निकल के भाग गया। उसके बाद ये जिस लड़का को मारा ही गया गाँव, यहाँ से अपने पूरे गांव के आदमी को उठा करके लेकर के आया। उसके बाद यहाँ बिना पूछे जाने सारे टीचर को पीटना शुरू किया। हमको खुद मारा है, पकड़ करके इतना मारा है कि सब फोड़ दिया है, सब पूरा पिट्ठी पर मारे हुए। यह स्थिति है। जब उसको बोला गया कि भाई टीचर से बात तो करो कम से कम, कोई बातचीत नहीं, सबको सिर्फ पकड़ करके मार रहा है, पीट रहा है एक तरफ से। जितना मारा था अभी उसमें से कोई नहीं है, और सबको ये बुलाया था, जो लड़का अभी पिटाया है सबको ये बुलाया था, सारा अंडोल का आदमी, और वो आदमी आकर के सबको पीटा है, सारे टीचर को मारा है। यही स्थिति रहेगी तो टीचर क्या करेंगे? टीचर को मार रहा था, कौन चीज से? बेल्ट से मार रहा था, डंडा से मार रहा था, हाथ से मार रहा था, पटक दिया था, सब पटक करके सबको मारा है। यही स्थिति कर दिया है। यही स्थिति रहेगी तो क्या करेगा ना, हम लोग सारे लोग स्कूल बंदी करना पड़ेगा ना, लास्ट में तालाबंदी करके सारे लोग डीओ डीएम पे यहाँ जा करके सौंप देंगे। भाई हम लोग के नहीं चल रहा है, संभव नहीं है, आप अपना देख लीजिए क्या। बुधवार को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी मधुरपट्टी भटगामा घाट पर हुए नाव हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने हादसा में अब तक लापता लोगों के परिजनों को भी आपदा प्रबंधन कोष से 4-4 लाख मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार नाव डूबने की घटनाएं होती रही, लोग मरते रहे, लेकिन पुल नहीं बना। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें लोगों को बचाने में अपनी जान देने वाले पिंटू सहनी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की गई। मौके पर भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह, शशांक शेखर चौहान, जयप्रकाश गामी, बिकाऊ यादव, राजू झा और इसरार अहमद सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरुवार को मधुरपट्टी भटगामा घाट पर हुए नाव हादसे में 12 लोग लापता हो गए थे, जिसमें अब तक 8 लोग का ही शव बरामद हो सका है। मंगलवार से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। मंगलवार को 8वां शव ग्रामीणों ने खुद खोज निकाला। यहाँ नाव पलटने की घटना सुनकर हर लोग मर्माहत हुए, पूरे बिहार के लोग, क्योंकि एक साथ अब तो
कुल मिलाकर पहले लोग 12 आंकते थे, अब तो 13 हो गया। तो 13 जाने गई तो ये तो सब मरमाहत है। लेकिन एक बात मन में आता है कि पहले हम लोग पढ़ते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जहाँ आवश्यकता महसूस होता है फिर निर्माण होता है। तो यहाँ तो आज इतने लोग अपने प्राणों की आहुति दी है, ये तो अलग विषय है। लेकिन इससे पूर्व में कई बार ऐसा घटना घटा और फिर भी ये ध्यान देना केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि ही नहीं, वो गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है। तो फिर क्यों नहीं ध्यान दिए जो आज तक नहीं हुआ पूर्ण? जब हर बार ऐसा होता है इसका मतलब निहायत जरूरी है, नहीं हुआ तो इसका दोषी हम नहीं, कोई भी इस प्रांत के कोई भी बच्चा कहेगा कि इसका दोषी कौन। जो बीत गई, लेकिन अब ये पुल बन जाए, निश्चित रूप से बेटोक सरकार के किसी जनप्रतिनिधि को, सरकार को पूरे खुले दिल से कहना चाहिए कि नहीं वहाँ पुल बनेगा। ये आश्वासन देना चाहिए सरकार को, तब समझेंगे कि नहीं पूरे संवेदनशीलता के साथ जो है सरकार अपना काम की। जहाँ इतने लोग अभी गए सो नहीं है, सवाल है इतने बच्चे जान दिए हैं, इससे पूर्व में होते आया है, इसलिए बड़ा दुखद बात है। इस क्षति का भरपाई तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक सरकार यदि कहते कि हम हाथ लगा रहे हैं, उनके हाथ में है सब कुछ है, तो इसका भरपाई समझेंगे कि ये कुछ हद तक हो रहा है। मैं हमेशा प्रतिदिन बोलता हूं कि जिस देश की आज़ादी में 7,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, उस देश के में उन शहीदों का आप कितना का नाम देख रहे हैं? कहीं नहीं। हम अपने प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि सारे शहीदों को चुन चुन करके ला रहे हैं। तो मेरे मन में रास्ते में हुआ कि भाई वैसे जवान के लिए कुछ अलग ढंग से कुछ ऐसा कुछ न कुछ हो, ताकि लोग जाबाज के लिए जो है स्थान दिल में बना कर रखे, जगह पर बना के रखे। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, और मैं भी इसके लिए लिखित वे में गवर्नमेंट से भी याचना करूं। बुधवार को मुजफ्फरपुर टाउन हॉल में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, अपर नगर आयुक्त सहित तमाम पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग में मेयर निर्मला साहू के द्वारा रखे गए 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सबसे पहले पिछली बार के स्थगित बोर्ड की बैठक पर चर्चा की गई। ट्रेड लाइसेंस में वसूली के साथ दंड की राशि मार्च 2023 तक नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं दलित बस्ती में बने भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए नए भवन का निर्माण कर लोगों को पुनर्वास पर निर्णय लिया गया। अब नगर निगम में संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने पर अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान कर दिया गया है। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि रौतनिया डंपिंग ग्राउंड में अब छिड़काव किया जाएगा। साथ ही 15वें वित्त आयोग की राशि से बचे हुए पोखर, घाट और कुओं का जीर्णोद्धार भी प्राथमिकता के आधार पर कराने का फैसला लिया गया। में था हम लोग का सबसे पहला जनहित का एक मुद्दा था, जो कि इससे पहले भी बैठक में मैं लेकर के आई थी, जो नहीं पास हो पाया था ट्रेड लाइसेंस को लेकर के। तो इसको हम लोगों ने 31 मार्च तक इसको जो उसका शुल्क है इस पर मतलब लेने पे मना किया है। और जो हम लोगों का स्लम बस्ती है, दलित बस्ती जगह है, अभी बहुत जगह घटना भी हो गई है, उसका सरकार से भी गाइडलाइन आया हुआ है, उसका निर्माण हो, उनको विस्थापित, उनको जो पहले से रह रहे हैं जिस जगह पर, उनको स्थापित किया जाए। उनको विस्थापित नहीं करके नया भवन का निर्माण हो, उस पर सरकार के क्या गाइडलाइन है उसको देखते हुए मैंने अपर आयुक्त महोदय को भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। और अभी हम लोग का जो है लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल है, इस पर भी चर्चा हुई है। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और रौतनिया में भी जो वहाँ पे प्लांट वहाँ पे रहे, जो कचरा वहाँ पे रहा है रौतनिया वाला, उस पर मैंने अपर नगर आयुक्त को कहा है जब तक अब कोई सरकार की तरफ से इस पर टेंडर नहीं होता है, वहाँ के लोग को, आम जन को बहुत परेशानी है। वहाँ पर हमेशा जो एंटी लार्वा का छिड़काव हो, चूना ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव हो, और जो कीटाणुनाशक जो दवा वहाँ पर छिड़काव होते रहे, हर रोज़ हो।
और वहाँ पे जिससे कि वहाँ के लोगों को परेशानी नहीं हो। और अभी हम लोग का एक और है जो कि ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने पर विचार हुआ है, ये बोर्ड में पास हुआ है, जो कि बहुत जगह बहुत डंपिंग पॉइंट में जो कचरा पड़ा रहता है, खुले में पड़ा रहता है, ये भी बीमारी का कारण है। जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ मुजफ्फरपुर में भी चिकनगुनिया और हैजा, ये जो डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है, इस पर भी मैंने अपना प्रस्ताव मैंने लेकर के आया है कि उस वहाँ पर एक ट्रांसफ़र स्टेशन का निर्माण हो। तो उन्होंने कहा इस पर हम लोग सरकार की जो गाइडलाइन है लेते हुए, और इस पर हम लोग जल्द से जल्द इस पर टेंडर प्रक्रिया में जाके इसको काम को 2 महीने का, उन्होंने कहा 2 से 3 महीने इस पर हम काम हम लोग शुरू कर देंगे। आवारा पशु के लिए भी? हाँ, आवारा पशु के लिए भी जब आए दिन घटना होती रहती है, इससे पहले भी लेकर के ये वाला मेरा प्रस्ताव जो ध्यान आकर्षण में था, इससे पहले मैं लेकर के भी आई थी इसको बोर्ड की बैठक में। बहुत जगह जैसे कुत्ते के काटने से भी कुछ दिन पहले एक बच्ची की भी मौत हो गई है, एक बुजुर्ग महिला भी इसके कारण घायल हो गई है। तो जो आवारा पशु घूमते हैं उसको भी किसी के द्वारा, जैसे पटना में भी इसका भी काम हो रहा है, तो किसी की भी, कलकत्ता में भी है, ये जब बहुत बड़े शहरों में भी और जगह भी काम ये वाला काम चल रहा है, लेकिन हम लोगों का भी शुरुआत नहीं हो पाया है। तो मैंने इस पर कहा इस पर जल्द से जल्द इस पर काम करें ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। टीम है, इसके बावजूद भी देखने को नहीं मिलता। शुरू में कुछ काम हुआ मुझे मालूम चला, तो उस पर भी अपर नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि इस पर हम करेंगे। मैंने कहा फिर जो चीज़ हम लोग लाते हैं जनता के हित का है, आप कुछ दिन चला के फिर उसको बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। अब नगर निगम स्टैंडिंग और बोर्ड की बैठक का प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हो पाएगा। अपर नगर आयुक्त का कहना है कि पूर्व से ही इस प्रकार का नियम रहा है कि वीडियो नहीं बना सकते। वहीं मेयर निर्मला साहू का कहना है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बैठक की वीडियो कवरेज के लिए नगर निगम से परमिशन लेना होगा। पूरे मामले को लेकर उप मेयर मोनालिसा का कहना है कि यह बिल्कुल गलत परंपरा है, यह एक प्रकार की तानाशाही है। पूरे मामले को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि इसे लेकर नगर आयुक्त नवीन कुमार से बात करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में क्या हो सकता है। सीधा सवाल यह है कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है। कहीं अपनी विफलता को छुपाने के लिए तो इस प्रकार की तुगलकी फरमान जारी नहीं किया गया है। प्रिंट मीडिया के लिए सर खुला रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बंद क्यों किया गया? मीडिया पर सेंसरशिप नगर निगम लगा रहा है। नहीं, आप पहले से भी हैं कि आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है। कोई किसी के लिए खुला क्या चीज का देशों को भी चाहिए, ये वीडियोग्राफी नहीं करना है। कोई ऐसी सूचना हम लोग को नहीं मिली। नहीं, सूचना किसको मिलेगा? आपको तो शुरू में ही बोल दिया गया कि आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है। किनके आदेश से बंद कर दिया गया? क्या किनके आदेश? वीडियोग्राफी हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग फुटेज नहीं बना सकते हैं बैठक का। किनके आदेश? नहीं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसमें कहाँ रोक? धमकी दिया जाता है? नहीं, कोई धमकी नहीं। भाई कोई धमकी दिया है? हम यहाँ पर, आप हमको कहाँ बताया कि धमकी दिया? आपसे हम आपको दो बार हमने खबर भिजवाया कि वीडियो बना ले, तो नहीं बाद में बताइएगा, बाद में। नहीं, हमने आपको अनाउंस करके बताया कि फोटोग्राफी आप कर ले रहा कि आप बाद में जब समय हो जाएगा तो आप हमारा जो वीडियो उसमें से आपको जो कांट लेना ले लीजिए। फोटोग्राफी से फोटो से मतलब वीडियो सर उसके लिए तो देखिए वो रिकॉर्डिंग चैनल आपका है, वो आपकी बात। हमारा जो मीटिंग का चीज है कि वीडियोग्राफी यहाँ नहीं होगा और डिसीजन लिया हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आज के बाद नगर निगम की कोई मीटिंग नहीं चलेगी? नहीं, वीडियोग्राफी नहीं होना उसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर नहीं चलेगी, कहाँ हुआ? प्रतिबंध लगा रहे हैं? कोई प्रतिबंध नहीं है, नहीं कोई प्रतिबंध नहीं। नहीं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले से चला रहा उसी चीज को फॉलो किया। हम लोग बनाते थे हीरा मैडम। नहीं, हीरा मैडम जब थी उसकी बात देखिए, जब थी तब बात कीजिए ना, अभी नहीं। अधिकारी मौजूद है, वो कहेंगे कि होता था। नहीं, अधिकारी मौजूद तो नगर आयुक्त आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा पिछले बार से जो होता है वही होगा। नहीं, धमकी नहीं कोई गलत। अगर एक घंटे में आप धमकी की बात कर रहे हैं, कोई नहीं देगा। अगर दिया तो हमको आप बताते, हम यहीं पर तो बैठे हुए दिन भर, मतलब कहाँ बैठे हुए? उससे मीडिया को दूर नहीं किया जाता है। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रिंट मीडिया के लिए नहीं, तो जैसे कि तो उसके लिए आप लोग एक बार लिख करके आप लोग एक बार लेटर दे दीजिए, उस पर हम लोग आप लोग वीडियोग्राफी, जैसे कि हम लोग उसमें अहम मुद्दा उस पर चर्चा होती है, तो उसको आप वीडियोग्राफी न करके आप लोग फोटो ले लीजिए। अब बाद में आप हम लोग जो है आप लोग से ले सकते हैं। फोटो नहीं चलता है, वीडियो नहीं चलता है। तो अब कहा जाए कि सदन में विधानसभा का फोटो कल से राज्यसभा टीवी पे चले, ऐसा हो सकता है? इस पर आप लोग लेटर दे दीजिए, इस पर हम लोग को विचार कर लेंगे नगर जो जैसा।
ऐसा देखिए पहले भी एक बार हो चुका है। जो पहली बोर्ड की बैठक थी 31 जनवरी की, उसमें भी बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सभी बाहर चले जाएं, लेकिन हमारे नगर पालिका एक्ट में ऐसा नहीं है। आज भी वही बात दोहराई गई महापौर महोदय के द्वारा। अपर नगर आयुक्त महोदय को बार बार बोला जा रहा था कि सभी को बाहर कीजिए, सभी को बाहर कीजिए, और मैंने अपर नगर आयुक्त महोदय को बोला भी कि नहीं, ये गलत है। जबकि एक्ट में ये है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया रह सकते हैं, और यहाँ की जो भी जनता बैठक देखना चाहती है, सुनना चाहती है, वो भी बैठ सकते हैं। लेकिन जनता को भी बाहर किया गया और मीडिया वाले को भी बाहर किया गया, तो इस घटना की मैं घोर निंदा करती हूँ। अभी क्या दफ्तर बिल का बनाया जाएगा, मीडिया के लिए जल्दी बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमेशा के लिए बात है। नहीं, बिल्कुल आगे से ऐसा नहीं होगा, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को भी जगह दिया जाए और यहाँ की जनता को भी जगह दिया जाए। आज की घटना का जिम्मेवार किसे आपको लगा? देखिए, मैंने जहाँ देखा है कि महापौर महोदया बार बार अपर नगर आयुक्त महोदया को बार बार बोल रही थी। एक बार नहीं, बीच में भी 1-2 बार बोली है कि नहीं सर आप बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, और अपर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा बोला जा रहा था बाहर होने के लिए। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी थोड़ा नाराज हो गए थे। तो जिम्मेदार तो दोनों हैं, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, अध्यक्ष महोदय भी जिम्मेदार है। कहीं ये अफसरशाही भी दिख रही है, और ये तानाशाही है, और मेयर महोदया का लगता है कि वो अपना राजतंत्र चलाना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब नगर निगम नहीं चलेगा। अब ये हम लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है कि कौन क्या, लेकिन हम शुरू से विरोध कर रहे हैं कि चाहे वो वार्ड पार्षद के पति हो या फिर मीडिया के लोगों, उन लोगों को इजाजत देने का कानून में प्रावधान है। कानून सम्मत कार्य है कि, लेकिन अब सवाल क्या है कि कोई आदमी बोल देता है मगर थे नहीं, आज व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन सर परिवार में तो अपन जो उन्होंने स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि वीडियो फोटो लेना है, लेकिन वीडियो नहीं बनाना। तो इस पर नगर आयुक्त आएंगे, नगर आयुक्त आएंगे तो उनसे बात हम लोग करेंगे। और दूसरा बात क्या है कि उनसे बात भी करेंगे और आगे के लिए रणनीति भी तय हो जाए कि भाई क्या करना है, नहीं करना। किसी को बेजर उठाना ठीक नहीं है। जब राज्यसभा या विधानसभा, नहीं, वो गलत बात है सर। हाँ, निगम का क्यों नहीं चलेगा? नहीं चल रहा था। तो हम तो मेयर है नहीं, हम तो विधायक है। हमने अपोज भी किया आज भी यहाँ बैठे बैठे कि भाई उसको रोकना ठीक नहीं है। सब लोग बैठा हुआ है, और सबसे पहला जो विरोध हुआ था उस समय भी हम ही सब लोगों को मौजूद करवाए थे। तो इसलिए जनता के बीच नहीं जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जानी चाहिए, और जाएगा। और जो काम है शांतिपूर्वक काम जो हो रहा है तेजी से और बढ़ेगा। पूरे कोई वार्ड नहीं बचेगा जहाँ काम नहीं होगा, सब जगह काम पे लगा हुआ है लोग। हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं विवाद नहीं हो, आपस में भाईचारा बने। काम मुझे उसको उस पर नगर आयुक्त नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाएगी। नगर आयुक्त आएंगे तो भाई कोई व्यक्ति कर रहा होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं, शुरू से हम लोग रहा है कि सब लोग मिल करके काम करें। मीडिया का जो काम है मीडिया करेगा, वार्ड पार्षद स्टैंडिंग के वजह कभी मजिस्ट्रेट बहाली नहीं हुआ था, और आज मजिस्ट्रेट भी बहाली करके इन सब समस्याओं इसको हम नहीं होने देंगे। इसको हम लोग बात करके अधिकारी से और इसको सॉर्ट आउट करें। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में 10 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ यहां संख्या 65 के पार पहुंच गई है। एसकेएमसीएच में अभी 9 मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक होने के बाद 18 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं प्रसाद हॉस्पिटल में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर के औराई में 3, बोचहा में 5, गायघाट में 4, कांटी में 9, कुर्डी में 2, मोतीपुर में 4, मीनापुर में 8, मुसहरी में 3, शहरी क्षेत्र में 7, मड़वन में 1, पारू में 2, सकरा में 2 और कटरा में 1 मरीज मिले हैं। वहीं सरैया में 1 मरीज की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर ईशू शर्मा ने बताया कि जहां मरीज मिल रहे हैं वहां पर विभाग की ओर से फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग के लिए मुशहरी, कांटी, मीनापुर और मुरौल में मशीन उपलब्ध कराई गई है। 10 केस कल का बढ़ा है, 55 था 65 हो गया। 1 चिकनगुनिया का लेकर के 3, और प्राइवेट अस्पताल से 3 मृत्यु का भी रिपोर्ट आया है। इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है? बचाव में तो मेन वही है कि पहले उसका जो लार्वा होता है लार्विसाइडल का स्प्रे करना, और जहाँ जहाँ केस है उसके 50 मीटर के रेडियस में फॉगिंग करना। कल मैं अपने उपस्थिति में कांटी में और साहेबगंज में 6 केस के घरों पर मैं फॉगिंग कराया हूँ। मैं डिप्टी डॉक्टर सतीश कुमार थे,
पूरी टीम थी, साथ साथ हम लोग सामने फॉगिंग कराए कि गुणवत्तापूर्ण फॉगिंग हो सके। ऐसा एक चिकनगुनिया लेकर करके लगातार बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ा सा है, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके नियंत्रण हो सके। टेस्ट भी बढ़ा है, टेस्ट बढ़ने पर भी। मुजफ्फरपुर में पुलिस वैन के टक्कर से एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना बरमपुरा थाना क्षेत्र के MIT कॉलेज के पास की है। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर रोड निवासी शंकर कुमार शाह के 15 वर्षीय पुत्र मोहन कुमार अपने घर से कोचिंग के लिए लक्ष्मी चौक जा रहा था। MIT गेट के पास पुलिस वैन से उसकी टक्कर हो गई। परिजनों ने कहा कि घटना को अंजाम देकर पुलिस वाले भाग गए। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना भी जरूरी नहीं समझा। मामले पर DSP टाउन अवधेश दीक्षित ने कहा है कि परिजनों के आवेदन के आगे ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से 9:40 पर बच्चा गया पढ़ने के लिए MIT गेट के नज़दीक। वहाँ पर पुलिस ने उसको धक्का मार करके बच्चा को वहीं पे छोड़ते हुए चला गया। मानवता का भी चिरासी नहीं दिया कि उसको हॉस्पिटल में रखा जाए, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग ने उनको उस बच्चा को टेम्पू पर बैठा करके उसको माँ जानकी हॉस्पिटल में ले आया गया। बच्चा अभी वेंटिलेटर पर है। कहाँ जा रहा था? बच्चा जा कहाँ रहा था? पढ़ने के लिए जा रहा था मैथ पॉइंट में। ATM गली में उसका कोचिंग है। कैसे पता चला आपको कि पुलिस की गाड़ी थी? वहाँ के स्थानीय जनता लोग बोल रही थी। गाड़ी का कुछ नंबर वगैरह लिखे हैं? गाड़ी का नंबर है, वहाँ के जनता के पास है गाड़ी का नंबर। सुबह 10 बजे के आसपास में एक स्टूडेंट जो अपनी बाइक से जा रहे थे क्लास करने के लिए, तो एक दुर्घटना में उनकी दुर्घटना हुआ था, जिस अभी माँ जानकी में उनका इलाज चल रहा है। उनका आरोप है कि कोई पुलिस के वाहन से। हाँ, प्राइमा फेसी अभी तक वही लग रहा है। ऐसा बोला गया है कि पुलिस का जो बड़ा वाहन रहता है उसमें उनका टक्कर हुआ है, तो आवेदन आने के बाद में इसमें आगे जांच की जाएगी। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल 19 सितंबर को लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया। इसे लेकर देश भर में महिलाओं में जश्न का माहौल है। इस बिल को लेकर मुजफ्फरपुर में भी जश्न का माहौल देखा गया। भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले महिलाओं ने इस बिल को लेकर शानदार तरीके से खुशी मनाई। बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा ने आभार सभा का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा की गई इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राशि खत्री के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ी महिला नेत्री और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय गौशाला रोड स्थित बाबा शक्तिनाथ मंदिर परिसर में जश्न मनाने पहुंची। सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दी। इस दौरान महिलाओं ने आतिशबाजी भी की और खुशी का इजहार किया। मातृशक्ति और भाई लोग आए हैं, मैं उनका आभार देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आभार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा G20 करवाया। वो अब भारत विश्व गुरु बन गया है, इसके लिए आप लोग जोर से उनका स्वागत करिए। और कल संसद में एक बिल पारित हुआ है हमारी मातृशक्ति के लिए, महिला वंदन महिला शक्ति अधिनियम के लिए। अब महिलाओं लोग को 33% आरक्षण मिलेगा, जो कि हम महिलाओं में इतनी खुशी है। आज अबीर गुलाल उड़ा के और पटाखा फोड़ के हम लोगों ने उनका इस बिल का स्वागत किया है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का। मातृशक्ति जिंदाबाद, भारत माता की के लिए जश्न का दिन है। मोदी जी ने कल संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, जिसमें महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। मोदी जी ने पेश किया है तो हमें पूरा यकीन है कि यह बिल पारित भी होगा और हम महिलाओं के संसद जाने का या विधानसभा जाने का रास्ता एक बनेगा।
इसके लिए मोदी जी को हम महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 27 वर्षों तक हम लोगों ने इस बिल के लिए इंतजार किया है। राजद ने इसकी प्रति फाड़ी थी, सपा ने विरोध किया था, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे मोदी जी ने, हम बहनों के प्रिय भैया मोदी जी ने यह बिल पेश कर दिया है और हमारे लिए एक सुनहरा रास्ता खुल चुका है। सभी बहनों की तरफ से मोदी जी थैंक। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मरवन, मोहम्मदपुर, चैनपुर एवं बड़का गांव में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार जिस कदर व्यवस्था पर हावी है, लगता है कि समाज के दबे कुचले और गरीब तबके के लोग अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में अब लोगों के समक्ष अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप लड़ने को आगे आए, हम आपका अगुवाई कर हर हाल में न्याय और अधिकार दिलाएंगे। बैठक में मोहम्मद शमीम एवं पूर्व मुखिया मोतियूर मान, नवल सिंह, जगदीश सहनी सहित कई अन्य नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया। बरका गांव में पहुंचे हैं। मरवन प्रखंड का बरका गांव एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जगह है, जहां 1857 से लेकर और 1947 तक, देश के आज़ादी तक, यहाँ के कई सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़के और आज़ादी दिलाया था हम सबको। उसी पुण्य धरती पर पहुँचे हैं, धरती को नमन किया है। लेकिन आज नीतीश सरकार से यहाँ के जो भी गरीब तबके के लोग हैं काफ़ी परेशान है, काफ़ी त्रस्त है। लोगों ने मुझे बताया है कि हर एक काम के लिए उन्हें, चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक हो, बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय हो, जो भी सरकारी कार्यालय है, बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं हो रहा। हर जगह चढ़ावा चढ़ाने के बाद गरीबों को सुना जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार गरीबों के उत्थान की बात कर रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई है कि सरकार और नीतीश कुमार का जो गरीबों के प्रति जो एक घरियालू आंसू बहाने का जो उनका एक तरीका है, वो बिल्कुल जनता उससे तबाह हो चुकी है, ऊब हो चुकी है और हर जगह पैसे की बात किया जा रहा है। आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना आम लोगों के लिए लाया है। उसका लाभ भी बिहार के जो सिस्टम में अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सही ढंग से गरीबों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। इसमें भी बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। हम इस कदम का घोर निंदा करते हैं और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि आप गरीबों का हकमारी बंद करिए, आप गरीबों का शोषण बंद करिए। मुजफ्फरपुर में महान विभूतियों की उपेक्षा पर सवाल उठाते हुए नागरिक मोर्चा ने जिला प्रशासन से उनके सम्मान में और पुण्यतिथि पर सम्मान करने की मांग की है। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित है, जिनके जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से पहले कार्यक्रम कर उन्हें सम्मान दिया जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से वे उपेक्षा के स्वीकार हो गए हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि 11 अक्टूबर लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जयंती और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें अपेक्षित होने से बचाया जाए। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है। विशाल प्रतिमा पर लोग पुष्प अर्पित भी नहीं कर सकते थे, वहां चढ़ने का भी साधन नहीं था। तो मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी का कि उन्होंने दोनों प्रतिमा पर सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके चेले चाटी आज बिहार की सरकार चला रहे हैं, अगर आज नीतीश बाबू और लालू बाबू को कोई जानता है तो वे जेपी के कारण और जेपी आंदोलन के कारण आज वे लोग राजनेता बने हुए हैं।
लेकिन जेपी का भी स्मारक उसी प्रकार नेगलेक्ट है, उसी प्रकार उपेक्षित है। सुरेश शर्मा जी की कृपा है कि उनके जब वे मंत्री बने तो उन्होंने जेपी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर लोगों को पुष्प अर्पित करने में भारी कठिनाई होती थी, क्योंकि प्रतिमा काफ़ी बड़ी है, और उन्होंने सीढ़ी लगवाया, उस स्मारक का जीर्णोद्धार करवाया, नवनिर्माण करवाया, साफ सफाई करवाई। लेकिन जो लोग प्रतिमा लगाए वे अपनी जवाबदेही पूरा करने के बाद उनको प्रतिमा लगाने का याद भी नहीं रहा कि यहाँ पटेल और जेपी का प्रतिमा भी है। कुछ साल उन लोगों ने माल्यार्पण किया, जिला प्रशासन की ओर से भी जिलाधिकारी और आयुक्त रुद्र प्रमंडल जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये सब बंद पड़ा हुआ। समाज सेवी सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में लोग जाते हैं, वहाँ माल्यार्पण करते हैं, लेकिन ये खाना पूर्ति अब बंद होनी चाहिए। और आज मैं नागरिक मोर्चा जिलाधिकारी को एक स्मार पत्र देकर हमने ये मांग की है कि राष्ट्रीय एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए। कम से कम जिला प्रशासन की ओर से वहां पर माल्यार्पण अर्पित की जाए। लौह पुरुष की जयंती 31 अक्टूबर को है और लोकनायक की जयंती 11 अक्टूबर को है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, आयुक्त रुद्र प्रमंडल से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग उनके दोनों महान विभूतियों की जयंती पर उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा रोड नंबर 3 में बुधवार को डीएम कार्डियोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणि चौधरी और महिला रोग विशेषज्ञ सोनाली श्री के जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉक्टर सोनाली श्री के पिता प्रोफेसर रामाशंकर साहू ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। डॉक्टर दंपति ने पूजा पाठ कर विधिवत क्लिनिक का शुभारंभ किया। डॉक्टर मणि चौधरी ने बताया कि अब तक जो लोग हृदय रोग और अन्य बीमारियों के लिए पटना और शहर से बाहर जाया करते थे, उन्हें अब अपने शहर में ही अत्याधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। वहीं डॉक्टर सोनाली श्री ने बताया कि महिलाओं से संबंधित बीमारियों के इलाज की यहाँ उत्तम व्यवस्था है। खासकर गर्भधारण में होने वाली समस्याओं में जो आजकल परेशानी होती है, इसके इलाज के लिए यहाँ बेहतरीन व्यवस्था की गई है। यहाँ हम लोग बेसिकली कार्डियोलॉजी और मैटरनिटी दोनों की सुविधाओं से मतलब पेशेंट लोगों को लाभ मिलेगा। कार्डियोलॉजी में जो भी पेशेंट पहले बाहर जाते थे, अब यहाँ उनका इलाज हो पाएगा। और मैटरनिटी से रिलेटेड जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो मासिक धर्म की समस्याओं से ग्रसित हैं, जो कपल हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी है ना सब तरह की सुविधाएं उन लोग को इलाज मिल पाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब सस्ते से सस्ते में उन लोग को इलाज हो सके और सुविधा मिल सके। एक गर्भधारण में भी समस्याएं आजकल काफ़ी चली हुई हैं, उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ, इनफर्टिलिटी जो कहें मतलब जो दंपति कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इलाज होगा वो भी उन लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे स्थित है? ये जुरन छपरा रोड नंबर 3 में जनता मेडिकल हॉल है, अपोजिट डॉक्टर एस पी सिन्हा क्लिनिक। यहाँ कार्डियोलॉजी का एक नया सेंटर हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और साथ में गायनी का भी सेंटर है। तो इसमें मूल रूप से अभी यहाँ पर ईसीजी, इको और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंजियोग्राफी का भी हम लोग इंतजाम करेंगे। तो अभी तक यहाँ था कि हृदय से जो खास तरह की बीमारियाँ थी उसके लिए लोग को बाहर जाना पड़ता था, जो कि लोग के लिए बहुत मुश्किल था। पटना वगैरह जाना के इलाज कराना लोग के लिए मुश्किल था। अब ये सुविधाएं यहाँ पर हो जाएंगी, इससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी।
मुजफ्फरपुर के बेनीबाद मधुरपट्टी गांव में हुए 9 हादसे के बाद गायघाट के विधायक निरंजन राय ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलकर मधुरपट्टी गांव में बागमती नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण कराने की मांग की है। विधायक ने बताया कि डिप्टी सीएम ने इस हृदय विदारक नाव दुर्घटना के मृतक एवं उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराने का भरोसा दिलाया है। डिप्टी सीएम ने तत्काल ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पुल निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। विधायक निरंजन राय ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता आज वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार में वे लोग बागमती नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया। सुर्खियां क्या कुछ पर ज्ञापन दिया है? देखिए, हमारे क्षेत्र गायघाट विधानसभा के गायघाट प्रखंड में मधुरपट्टी भटगामा घाट पर भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 12 छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों की जान उसमें चली गई। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन 12 लोग उसमें डूब के मर गए। 8 डेड बॉडी अभी तक बरामद हो चुका है, 4 अभी भी मिसिंग है, खोज जारी है। एसडीएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जो उसके अंदर जाते हैं वो भी, और पूरी प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन पूर्णतः सक्रिय रूप से वहाँ अपना काम कर रही है और की है। इसी संदर्भ में चूँकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हम अपने आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कल मिल करके उनको सारी घटना से अवगत कराया और उनको ये बताया कि वहाँ क्या स्थिति है। जो बागमती नदी है, जो हमारे गायघाट प्रखंड के बीचों बीच होके गुजरती है और जिसके दोनों तरफ घनी आबादी वाला कई गांव है, हजारों हजार की आबादी में लोग माने नदी के दोनों तरफ बसते हैं, जिसमें कई जगह वहाँ पुल की आवश्यकता है। पुल नहीं रहने से एकमात्र साधन नाव ही है। अब वहाँ जैसे मधुरपट्टी भटगामा घाट पे वहाँ अगर दूसरी तरफ से बेनीबाद होकर लोग घूम के आएंगे तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके तब उच्च विद्यालय में आना पड़ेगा। और एक दूसरी तरफ हाई स्कूल है बलौर में, मधुरपट्टी, बलौर निधि और अन्य लोग जो छात्र छात्राएं उनको पढ़ने आने के लिए उस स्कूल में एकमात्र सहारा नाव ही है। और भी है राशन या अन्य कई तरह की जो ज़रूरतें हैं। तो ये बीचों बीच होके गुजरने की वजह से कि 2 भाग में बटा हुआ है एक तरीक़ा से। तो इसी के संदर्भ में उनसे मिलकर के हमने ये पुल की मांग रखी। तो उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया और उन्होंने आश्वस्त किया है सकारात्मक रूप से कि निश्चित रूप से वहाँ पुल का निर्माण कराया जाएगा। और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों और सब लोगों को कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश उन्होंने दे दिया है। क्या एक बड़ा हादसा होने का इंतजार रहता है? देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि हम 2021 में भी जब हम विधायक बने 2020 में 2021 के विधानसभा में हमने शून्यकाल के माध्यम से विधानसभा में हमने मांग किया था। 2021 में उस समय भाजपा की सरकार थी और उसमें हमने मांग किया था। हमारा ऑडियो वीडियो और सारा वो भी चल रहा है और वो तो आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा में बोला हुआ है वो तो कहीं कोई छिपने वाली चीज़ है नहीं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर, जिसके वजह से, और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो लोग वही विजय कुमार सिन्हा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं जाके वहाँ राजनीति कर रहे हैं, उस समय वो भी अध्यक्ष थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वही थे। जब हमने विधानसभा में मांग किया था उस समय वही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। कहाँ उन्होंने कोई कार्रवाई हेतु कोई निर्देश या कुछ आदेश जारी किया? कुछ नहीं किया। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि जो पूर्व विधायक हैं 5-5 टर्म में मिले रहे, उन लोगों की नैतिकता कहाँ गई? आज वो लोग भी जाकर के अपनी माने गलत बयानी करते हैं। उन लोगों ने तो कभी पुल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, कभी मांग भी नहीं किया उन लोगों ने विधानसभा में कि जो अपना जो एक विधायक का दायित्व होता है वो भी उसने नहीं निभाया। लेकिन लोग आज गाल बजा रहे हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है, जनता एक एक चीज़ों को जान रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। और हमारी सरकार आदरणीय
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, निश्चित रूप से पुल का निर्माण होगा। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और हमारे आदरणीय नेताजी ने ये कहा है कि उसके सकारात्मक जवाब देते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ की समस्या का समाधान होगा। और भी जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं थी, हमने विस्तार से उनको बताने का काम किया। बिहार के थानों से शराब की सप्लाई होने के मामले उजागर होते ही ये बात तो लोगों के जहन में आ गई है कि सरकार कुछ भी कर ले, शराबबंदी सफल नहीं होने वाली है। हर दिन किसी न किसी जिले में शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। अब तो मंदिरों के पास से भी शराब की सप्लाई होने लगी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकर में मंदिर के पास छापेमारी कर 234 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से एक बाइक और एक स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद मनाइन में 10 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। पीएसआई पुनीत कुमार ने बताया कि सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। की गई कि मैं दीवागस्ती के क्रम में था 11 बजे करीब में, तो मुझे सूचना मिली कि 3 लोग हैं, 2 बाइक से बोरा में कुछ लदे हुए संदिग्ध चीज लेके जा रहे हैं। हमको मतलब सरैया पार किए तो हमको सूचना मिली, तब तक मैं गाड़ी लेके गया और खोड़ीपाकर मंदिर के पास ये लोग वहीं मिल गए। तो मैं रुक के इनका चेक किया, जिसमें 3 बोरे में अंग्रेजी शराब रखी हुई थी, जिसमें से 180 ml का 209 बोतल और 375 ml का 25 बोतल बरामद हुआ। जिसमें से अभियुक्त जो है उनका नाम है, एक का नाम है अमित कुमार उर्फ राधे, इसका घर वैशाली जिला में पड़ता है, लेकिन इसका बहन का शादी हुआ है रामपुर असली में, वहीं रह के ये कारोबार करता है। और एक का नाम है धनंजय कुमार, वो रामपुर असली का है, और राजकुमार रामपुर असली का। और फिर उसके बाद पकड़ के मैं थाने पे लाके उनका हाजत में बंद किया। तब तक फिर मुझे सूचना मिली कि मनाइन में भी कुछ लोग देसी शराब का काम कर रहे हैं, जिनमें धर्म माझी शामिल थे और अर्जुन कुमार, जिनके पास से 10 लीटर देसी चुलाई दारू बरामद हुआ। ये लोग कहाँ के हैं जो देसी शराब? ये लोग मनाइन के हैं, मनाइन बाजार है, वहाँ के ये लोग हैं। इनको भी पकड़ के हाजत में बंद किया गया और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की गई है। विदेशी शराब कहाँ से कहाँ लेके लोग जा रहा था? ये विदेशी शराब, ये तो बोले पूछताछ में पता चला कि ये देवरिया से लेके यहाँ कहीं कहीं मतलब देते हैं। पूछताछ में नहीं बताया कि किसको दे रहे हैं, क्या है, लेकिन ये लेके आ रहे थे। तो गाड़ी भी जब्त की गई है, उनकी एक गाड़ी TVS राइडर है और एक स्कूटी है। तो एक मैंने बाइक पर 3 व्यक्ति जा रहे थे? हाँ नहीं, एक स्कूटी पर 2 लोग थे और उस पर लदा हुआ था, और एक राइडर गाड़ी है TVS का, उस पर एक व्यक्ति था, उस पर लादे हुए तीनों लोग मतलब 2 बाइक लेके आ रहे थे। दोनों गाड़ियाँ भी जब्त? हाँ, दोनों गाड़ी भी जब्त की गई है, और जो भी जब्ती सूची या कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। आए दिन छापा मारने के बावजूद भी जो दारू तस्कर हैं, दारू काम करने से बाज नहीं आए, इस पर क्या कुछ कहिएगा? हमारा काम है जो कानूनी कार्रवाई है वो करना। अब उनका क्या है क्या नहीं क्या पता नहीं, लेकिन हमारा जो काम है हम अपना काम करते हैं। हमें जो जिम्मेदारी सभी को सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का हम पालन करते हैं, अपना काम करते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। हर साल की भांति इस बार भी ब्याहुत सभा, मुजफ्फरपुर ब्याहुत महिला मंच एवं ब्याहुत सेवा ट्रस्ट की ओर से श्री बलभद्र जन्मोत्सव एवं वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक दिन पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर के कुएं से जल बोझी कर झांता बाजार दुर्गा स्थान होते हुए यदुपति मार्ग के श्री बलभद्र मंदिर पहुंचकर बलभद्र जी का स्नान और अभिषेक कराया। मौके पर ब्याहुत सभा के अध्यक्ष महेश्वर चौधरी, महामंत्री मणिभूषण चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर चौधरी, संतोष कुमार, मनोज चौधरी, रतन चौधरी, आकाश चौधरी, मनोज कुमार, अचल, महिला मंच की अध्यक्ष सुलेखा चौधरी, महामंत्री साधना भूषण, नीलम चौधरी, मंजू चौधरी, सपना चौधरी, नीतू भूषण सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।
ब्याहू सभा मुजफ्फरपुर द्वारा महिला मंच द्वारा कलश यात्रा किया जा रहा है। भगवान श्री बलभद्र जी का 91वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम सारी महिलाएं जल यहाँ से बाबा गरीब स्थान से जल लेकर यहाँ से बलभद्र मंदिर जाएंगे और बलभद्र जी का यहाँ पे अभिषेक करेंगे हम लोग, उसे स्नान कराकर, और कल उनकी जन्मोत्सव है और कल हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। सारी महिलाएं ब्याहू सभा की ब्याहू महिला मंच की लोग सारी महिलाएं कलश यात्रा पर सम्मिलित होंगी। आज हम लोग की कलश यात्रा निकल रही है ब्याहू सभा की तरफ से, जो कि हमारे बलभद्र भगवान का जन्मोत्सव कल मनाने जाया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग जल लेके जा रहे हैं ताकि उनका अभिषेक हो सके, उनको स्नान कराया जा सके, और उनकी तैयारी हम लोग की कल की पूजन की पूरी भरपूर तरीके से महिला पूरा उत्साह और उत्सव से मनाने के लिए तैयार है हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।